अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 मई के सभी करंट अफेयर को। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए डेली करंट अफेयर लाने में, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइए। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर लीजिए। 29 मई के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम रोज किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन, भारत और किस देश के मध्य में अभ्यास तर्कश 2024 शुरू हुआ था? और रॉबर्ट फीको किस देश के प्रधानमंत्री? तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या है। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के सबसे पहले क्वेश्चन पर। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन का अवार्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, जो कि 2023 के लिए दिया गया है भारत की राधिका सेन को। तो आंसर हो जाएगा आंसर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिन्होंने शांति अभियानों में काम किया हो, पीस कीपिंग जो ऑपरेशन से उनके लिए काम किया हो, तो उन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। 2023 के लिए किसे दिया गया? तो भारत की राधिका सेन को दिया गया। कहां से बिलोंग करती है? तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है। भारतीय सैन्य अधिकारी है मेजर राधिका सेन। यूनाइटेड नेशन का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। वैसे ये दूसरी ऐसी महिला है जिन्हें इस खिताब से सम्मानित किया। इसके पहले भी एक भारतीय महिला को 2019 में यह अवार्ड दिया जा चुका। कौन है उनकी बात करें तो यह है मेजर सुमन गवानी, जिन्हें 2019 में यूनाइटेड नेशन के सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहली भारतीय महिला। अब दूसरी कौन बनी? राधिका सेन। इन्होंने किया क्या है? तो कांगो में चुनौतीपूर्ण जो माहौल था उस केस में भी इन्होंने वहां पर पॉजिटिव चेंज के लिए काम किए हैं, शांति के लिए अपना योगदान दिया है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा राधिका सेन को हाल ही में 2023 का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। तो यहां पर आपको यह पता चल गया कि यूनाइटेड नेशन इस अवार्ड को देती है शांति अभियानों में दिए गए योगदान के लिए। किसी भी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। शुरू किया गया था 2016। भारतीयों को कब कब मिला? 2019 के लिए, और अब 2023 के भारतीयों को दिया। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। पापुआ न्यू गिनी में भूसंखलन के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए। यह देश किस महासागर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देखिए यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है फ्रेंड्स, जिसके कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए पपुआ न्यू गिनी। इस देश की बात करें तो यह देश स्थित है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। आंसर सी हो पपुआ न्यू गिनी। आपको पता है लास्ट ईयर पपुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भारत के पीएम को सम्मानित। बात करेंगे हम, लेकिन पहले यह देखते हैं कि पपुआ न्यू गिनी में ये जो दुर्घटना हुई है हुई कहाँ है। तो पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। इससे 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक प्रांत देखने को मिलता है, एगा प्रांत। यहाँ पे काओक लाम एक पर्टिकुलर गांव का नाम। ये गांव की क्या विशेषता थी कि ये पहाड़ी के किनारे बसा हुआ था। अब वो पूरी पहाड़ी जो ढह गई है, लैंडस्लाइड हुआ तो पूरी गांव के ऊपर ही 2000 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन से इन्होंने मदद मांगी है कि भाई हमारी मदद करो, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है कि क्विकली उन लोगों को वहां से निकाला जा। तो इन्होंने यूनाइटेड नेशन से भी मदद मांगी। ओके, तो ये पपुआ न्यू गिनी है। अगर हम यहाँ पर मैप पे देखेंगे तो आप ये देखिए ये इंडिया है। यहाँ पर अगर आप ये महासागर देख रहे हैं तो ये प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम में आपको ये देखने को मिलेगा पपुआ न्यू गिनी। इसके पश्चिम में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा इंडोनेशिया के द्वीप समूह है, इंडोनेशिया के द्वीप है। और
यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा पपुआ न्यू गिनी। महासागर से स्थिति देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है प्रशांत महासागर। ओके, थोड़ा और अगर हम पास में जाके देखें तो ये पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है पपुआ न्यू गिनी। ओके, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको, जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था, पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। इससे हाल ही में लास्ट ईयर 2023 में सम्मानित किया गया था भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इंडिया ने भी इनकी मदद की घोषणा की है, हाल ही में भारत के पीएम ने भी ट्वीट किया है और ऑलमोस्ट 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है पपुआ न्यू गिनी। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट मोरेस। ओके, तो यहां पर पपुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश। आगे बढ़ने से पहले आज के लिए आपको ऑफर ऑफ द डे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है ओनली 99 रुपीज में। यहाँ पर फीचर्स देखें कि क्लास के फीचर्स क्या क्या है, तो देखिए रिकॉर्डेड क्लास है आपके लिए। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, मॉक टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर ही कोर्स में मिल जाएंगे और 1 साल की आपके लिए वैलिडिटी है। 1 साल तक आप सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। और आप सभी जानते हैं अनमोल माटा मैम, जिन्होंने आपको, जो कि आपको इंग्लिश टीच करते हैं, ये पहले से ही एसएससी में सिलेक्ट। ओके, तो 99 रुपीज में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, डायरेक्ट वहां पर बाय नाउ पर क्लिक करके आप लिंक पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ आपको दिखेगा। इंटरफेस में आपको बताता रहता हूं, बाय नाउ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इंग्लिश के इस कोर्स को परचेज। ओके, तो ऑफर आपको पता है बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए होता है, तो आप फास्ट क्विकली इसे ज्वाइन करिए, फायदा उठाइए। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है। आइए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। नाटो समूह के कितने देश रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार, मतलब ड्रोन वॉल, रक्षा प्रणाली के निर्माण पर सहमत हुए? तो ड्रोन वॉल, जो कि एक रक्षा प्रणाली विकसित की जा रही है बेलारूस और रशिया की सीमा, इसे 6 देश है नाटो के जो कि इसके लिए सहमत हुए। आंसर सी हो जाए। देखिए क्या है नाटो के बारे में, आप जानते हैं क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया की बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए काफी सारे उत्तरी अमेरिकी और यूरोप के देश एक साथ आते हैं और नाटो की स्थापना करते हैं 1949 में। एक सैन्य गठबंधन है नाटो। ओके, अब इसके 6 मेंबर ने क्या किया है, क्योंकि रशिया को ही रोकना है, तो इनके 6 मेंबर एक सुरक्षा प्रणाली पर, रक्षा प्रणाली पर एक मत हुए हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, बेलारूस और रशिया की जो सीमा है वहां पर ड्रोन वॉल बनाई जाएगी इनके, ताकि रशिया या बेलारूस की तरफ से कोई भी खतरा आता है तो उससे निपटा जा सके। अब बात आती है कि नाटो के ये 6 सदस्य देश कौन कौन? तो ये देश है लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इनके मध्य में रीगा में एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें यह डिसीजन लिया गया। ठीक है, पहल का उद्देश्य आप समझ ही गए, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, रशिया की बढ़ती हुई पावर को रोकना और रशिया अगर किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न करता है तो उससे बचना, उससे सुरक्षा प्राप्त। सैन्य गठबंधन है नाटो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। 1949 में स्थापना हुई थी, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में 32 मेंबर कंट्री है नाटो की। आखिरी मेंबर बना था 2024 में स्वीडन। ठीक है, आगे आइए। यूनाइटेड नेशन शांति सैनिकों के इंटरनेशनल डे 2024 की थीम क्या है? पहले तो हमको यह समझ में आए कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2024 में कब मनाया गया, या ये डे कब मनाया जाता? तो याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स ये मनाया जाता है हर साल 29 मई को। अब मनाया जाता है 29 मई। अब इसकी थीम की बात करें तो 2024 में फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2024 की थीम है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, शांति, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशन से
उनमें जिन भी सैनिकों ने योगदान दिया है, वर्ल्ड के जो भी सैनिक है जिन्होंने योगदान दिया है, अपनी जान गंवाई है, उन लोगों की याद में, उनके सम्मान में ये पीस कीपर्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे। कब मनाया जाता है? 29 मई को 2024 में। फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर इंटरनेशनल पीस कीपर्स डे की थीम है, यूनाइटेड नेशन का डे, ठीक है ना। सबसे पहली बार यूक्रेन की गवर्नमेंट ने अनुरोध किया था यूनाइटेड नेशन से 2002 में कि इस डे को मनाया जाना चाहिए, और इसके अनुरोध पर 2003 में पहली बार 29 मई को यह डे मनाया। ओके, उद्देश्य भी समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या है। अब यहां पर अदर डे की बात करें तो वर्ल्ड हंगर डे हमें पता होना चाहिए, 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड 2024 में वर्ल्ड हंगर डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 28 मई। आगे आएंगे। चर्चा में रहा संविधान का आर्टिकल 329B निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए 329 अगर आप आर्टिकल देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित वहां पर प्रावधान देखने को मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर ऑलमोस्ट 329 तक के जो आर्टिकल हैं वो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। इसी में आर्टिकल 329 का सब क्लॉज भी भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित ही कोई प्रावधान। अब ये अभी सुर्खियों में क्यों है सर? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, और इन्होंने बोला था कि नेशनल इलेक्शन कमीशन मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित, ठीक है। लेकिन नेशनल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में यह बोला कि भैया आर्टिकल 329B के तहत न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती नेशनल इलेक्शन कमीशन के मामलों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एड्रेस किया और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो याचिका थी उसको खारिज कर। अब देखिए इसको समझने के लिए नॉर्मली आपको आर्टिकल नॉर्मली किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 329B किसकी बात करता है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये दो आर्टिकल समझने पड़ेंगे, उसके बाद शायद आपको सब क्लॉज समझ। देखिए आर्टिकल 327 क्या कहता है? यह कहता है कि पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा मतलब संसद और राज्य की विधानमंडल से संबंधित जो परिसीमन के मामले हैं, निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन के मामले हैं, उनसे संबंधित कानून बना सकते। कौन? पार्लियामेंट। कौन कहता है? 327। 328 कहता है कि राज्य की विधानमंडल के परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन से संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए कानून का निर्माण राज्य का विधानमंडल भी कर सकता। ये 328 कहता है। 329 कहता है कि निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, मतलब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। आर्टिकल 329 कहता है कि भाई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता निर्वाचन के मामले में। इसका सब क्लॉज ए कहता है कि आर्टिकल 327 और 328 से संबंधित अगर कोई भी कानून बना है, पार्लियामेंट ने बनाया या विधानमंडल ने बनाया, तो उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो बन गया, उस कानून के अकॉर्डिंग ही चलेगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और बी क्या कहता है? अब ये समझो। बी कहता है चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ठीक है। 1966 में संशोधन किया गया था और इसके अनुसार 329B के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रक्रिया चल रही है, अभी इस वक्त नेशनल इलेक्शन कमीशन के काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। जो भी विधि पार्लियामेंट ने बनाई है वो उस कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है नेशनल इलेक्शन कमीशन के काम को, और उसे चुनाव याचिका कहा जाए, इलेक्शन पिटीशन कहा जाए। लेकिन जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग अदर तरीके से नेशनल इलेक्शन कमीशन के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती न्यायपालिका। आर्टिकल 329 यही कहता है, इसको समझ। ओके, तो 329 समझ में आ गया, 327 समझ में आ गया, 328 समझ में आ गया।
तो आपको पता चल जाएगा कि पिटीशन क्यों रिजेक्ट हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता किसने जीती? रेसिंग प्रतियोगिता है, नाम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये प्रतियोगिता जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने, ठीक है, लेक्लर्क थोड़ा अलग नाम है, चार्ल्स लेक्लर्क ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024, जो कि मोनाको में आयोजित की गई। आप कमेंट में बताइएगा कि मोनाको किस महाद्वीप का, बता दोगे? ठीक है, तो मोनाको के ही फेरारी ड्राइवर है चार्ल्स लेक्लर्क। इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम। इस प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन मोनाको में किया गया था। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक भाग है जो कि 2024 में मोनाको में आयोजित फॉर्मूला 1 रेस है। ठीक है, दूसरे नंबर पर प्रतिभागी नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्त्री सेकेंड नंबर पर आए हैं, लेकिन हमको विनर चाहिए, तो ये मोनाको के ही फरारी ड्राइवर हैं जिनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्क, जिन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 को अपने नाम किया है, फॉर्मूला 1 रेस जीत। आगे बढ़े। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत। ओके, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, समीर वी कामत। ठीक है, देखिए डीआरडीओ के बारे में आप जानते, रक्षा अनुसंधान के लिए काम करने वाला एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, डिफेंस सेक्टर में काम करता है, रिसर्च के लिए काम करता है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ। इसके अध्यक्ष समीर वी कामत है। कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब इनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक रहने वाला। इसके पहले कब नियुक्त किए गए थे? तो पहली बार इनकी नियुक्ति 2022 में की गई थी। 2022 में इनके पहले सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर थे। 2022 में डॉक्टर समीर वी कामत नियुक्त किए गए और अब 2024 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। डीआरडीओ संस्था क्या करती है पता चल गया। 1958 में स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आगे आ जाते हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोल्डमैन सच के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगी? देखिए जीडीपी वृद्धि दर पे क्वेश्चन मैंने ले लिया है, लेकिन आप वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, आरबीआई, इनकी जीडीपी वृद्धि दर याद रखेंगे तो हमारा काम है। हर संस्था की नहीं पूछते, पर हम देख लेते हैं कि अमेरिकी रिसर्च फर्म और गोल्डमैन ने कितनी भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया 2024 के लिए। तो ये अनुमान लगाया है 6.7%। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहले 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6%, जो कि इसने बढ़ाकर 6.7%। ऑब्वियसली बात है कि भारत में एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, भारत में एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, वो डेवलप होता जा रहा है। तो धीरे धीरे इन्होंने भारत की 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% किया है, 6.6 थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, लेकिन ये अनुमान है इन संस्थाओं। ठीक है, ओके आगे आ जाएं। अफ्रीकी देश चाड का पीएम किसे नियुक्त किया? तो अफ्रीकी देश है चाड, कुछ सेशंस पहले भी हमने इसको पढ़ा। इसके नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए हैं अल्लामे हलीना। आंसर हो जाएगा अल्लामे हलीना। हाल ही में अफ्रीकी देश चाड के नए पीएम के रूप में नियुक्त। इनके पहले चाड के पीएम के पद पर सक्सेस मसरा थे, इनका कार्यकाल खत्म हुआ। इनके हटने के बाद अल्लामे हलीना चाड के नए पीएम के रूप में नियुक्त। कुछ समय पहले ही हमने बात की थी कि चाड के नए प्रेसिडेंट कौन चुने। तो चाड देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इदरिस डेबी, कुछ दिन पहले ही चुने।
मोहम्मद इदरिस डेबी चाड के हो जाते हैं प्रेसिडेंट, और अब चाड के नए पीएम नियुक्त किए गए कौन? ये बने हैं अल्लामे हलीना। चाड अफ्रीकी देश है, मध्य अफ्रीकी देश है। कैपिटल अनजामेना है। फ्रैंक यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, TFA फ्रैंक के नाम से जानी जाती है। और अगर आप मैप देख रहे हैं तो इनके जो पड़ोसी देश है उनके बारे में हमको पता होना। तो देखिए, उत्तर में लीबिया, पूर्व में आते हैं सूडान, दक्षिण में आते हैं तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिण पश्चिम में आते हैं तो कैमरून, पश्चिम में आते हैं तो नाइजर, और पश्चिम में ही नाइजर के साथ नाइजीरिया भी देखने को मिलता है चाड में। ये सारे पड़ोसी देश, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के अंतरिक्ष संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट प्री फायर लॉन्च की? तो जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट प्री फायर को लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। ये देश पूछा है किस देश के अंतरिक्ष संगठन ने, तो अमेरिका ने लॉन्च किया। अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन द्वारा इस सैटेलाइट को न्यूजीलैंड के माहिया में कंपनी के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया, ठीक है ना। लॉन्च न्यूजीलैंड से हुआ है, लेकिन लॉन्च किसने किया ये इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन ने इसे लॉन्च किया। नाम क्या दिया? प्री फायर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो अंटार्कटिका, आर्कटिक ये जो क्षेत्र है, इनके कारण अंतरिक्ष में कितनी ज्यादा गर्माहट फैलती जा रही, उसका अध्ययन करना, और उसमें वैश्विक जलवायु पर क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में अध्ययन करना प्री फायर मिशन का मुख्य। ओके, लॉन्च किसने किया है? अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन ने प्री फायर मिशन को लॉन्च किया। तो यहां पर 29 मई के सभी करंट अफेयर हो गए, 29 मई के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम आते हैं लास्ट डे के जो करंट अफेयर थे, हम उसका एक बार रिवीजन कर लें। इजीली आप बता दोगे, अगर लास्ट सेशन में आपने ध्यान से सेशन देखा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लो। देखो, आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। कितनी बार आईपीएल का खिताब इसने जीता है? 3 बार, ठीक है। सेकेंड क्या था हमारा क्वेश्चन? गीतानॉस नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति चुने? तो गीतानॉस नौसेदा बताया था लास्ट सेशन में। इनकी बात करें तो ये नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं लिथुआनिया के। किसके? लिथुआनिया। अच्छा, लिथुआनिया के पश्चिम में मैंने आपको एक सागर पढ़ाया था, अगर आपको याद सही है, उस सागर का नाम कमेंट करना कि लिथुआनिया के पश्चिम में कौन सा सागर। तो आज के सेशन में आपके लिए 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। लिथुआनिया के पश्चिम में सागर कौन सा है, और एक मोनाको किस महाद्वीप में स्थित देश है? आंसर कीजिए। तब तक आगे आते हैं। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन? तो एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है दीपा कर्माकर, भारतीय जिम्नास्ट। कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार कौन? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी पायल कपाड़िया, ठीक है। आगे आइए। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन कहां हुआ है? जापान में, है ना। इसमें पदक तालिका में भारत 6 नंबर पर रहा है, 6ठे स्थान। चर्चा में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो यह स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी पर्वतमाला का क्षेत्र बताया था मैंने आपको। वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा खोजा गया ग्लिस 12b क्या है? तो ग्लिस 12b अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों की इंटरनेशनल टीम ने खोजा। हो सकता है इस पर जीवन के साक्ष्य मिल जाए, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियां ग्लिस 12b पर देखने को मिली है वैज्ञानिक। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहां किया गया? क्या आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? शाहिद अफरीदी, है ना। क्रिस गेल बन चुके हैं, उसेन बोल्ट बन चुके हैं,
युवराज सिंह और अब बने हैं चौथे कौन, शाहिद अफरीदी। राष्ट्रीय रेगिस्तानी पार्क मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रजिस्टर्ड किया गया? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं 64। अभी क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने देखे थे। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? इसे दिया गया डॉक्टर अदिति सेन को, है ना। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंहसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया? तो बरसिंहसर सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के राजस्थान राज्य में, है ना, इसका शिलान्यास किया गया था भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ समय पहले। राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये भारत के झारखंड राज्य में आयोजित। बिल्कुल सही आंसर आए सभी स्टूडेंट के। अभिमन्यु दांगी, यहाँ पर इनका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट था। डॉक्टर अदिति सेन, बिरला अवार्ड दिया गया है। सोलर पावर प्लांट जिसकी हमने बात की थी राजस्थान में है, और हिजला मेला या महोत्सव झारखंड राज्य में आयोजित किया जाता। तो ये सभी क्वेश्चन आज के सेशन में हो गए। मिड वीडियो में आज मैंने आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, सबको कलेक्ट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा, सेशन को लाइक करके ही जाइएगा। ऑफर ऑफ द डे की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।